राम गोपाल वर्मा हो गए, यश राज चोपड़ा हो गए, इनसे इस तरह से भी नहीं बने। हाँ, बड़े जिद्दी थे। मैं अपने एसी रूम में बैठ के फिल्म नहीं लिख सकता। करण जौहर वेरी बैड फिल्म मेकर। सबसे पहले जब आपको नेशनल अवार्ड मिला तो क्या फीलिंग थी? तब मुझे ये मालूम नहीं था कि नेशनल अवार्ड होता क्या है। अमिताभ बच्चन को 1 नेशनल अवार्ड, आपको 6। मुझे ज्यादा इसलिए मिले हैं क्योंकि बाकी लोग खराब लिखते हैं। कास्टिज्म भी है। कास्टिज्म भी है। बार बार एहसास कराया जाता है कि तुम दलित हो। रघु भाई ने कहा कि ये चलो उपवास रहते हैं अब। तो मैंने कहा रहते हैं। रघु भाई ने कहा कि हम लोग सिर्फ करेले और नीम का पानी पी के रहेंगे। आपको मिर्जापुर एकदम पसंद है। जिंदगी इतनी वायलेंट नहीं हुई है, आप उसको वायलेंट बना रहे हैं। बिहार में इस बार किसकी सरकार? तेजस्वी यादव। सोचिए जरा, ना कोई बड़ी स्टार कास्ट, ना रेड कार्पेट प्रीमियर, ना ढोल नगाड़े वाले प्रमोशन, बस एक विधायक जी और उनका कटहल। अब आम तौर पर ऐसी खबरें अखबार के नीचे वाले कोने में सिमट जाती हैं, कटहल चोरी। लेकिन जरा कैमरे की नजर से देखें तो यही कटहल नेशनल अवार्ड जीत कर लौटता है। क्योंकि जब बॉलीवुड कहता है कि कहानी कहाँ है, तो भाई कटहल जैसी कहानियां ही जवाब बन जाती हैं। ये फिल्में आपको हंसते हंसाते दिखा देती हैं सिस्टम का आईना, पॉलिटिक्स के ताने, पुलिस के बहाने और जात पात का एक झमेला और सब कुछ। तो कटहल गायब हुआ और पूरा जो महकमा है वो छानबीन में लग गया। लेकिन अगर किसी गरीब की बेटी गुम हो जाए तो वही महकमा देखते हैं कहकर गायब। यही है हमारी असल सच्चाई, जो सबको दिखती है लेकिन महसूस कोई नहीं करना चाहता। वैसे कटहल की सब्जी तो आपने सबने चखी होगी, पर कटहल जैसी फिल्म का स्वाद, अरे भाई स्वाद है, नेशनल अवार्ड विनिंग रहा। इसी कटहल फिल्म के लेखक और बहुत ही शानदार ऐसी ही फिल्मों के लेखक और साथ ही ऐसे नाटकों के लेखक आज अशोक मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम पॉडकास्ट में। हम सवाल शुरू कर रहे हैं, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल, अमिताभ बच्चन को 1 नेशनल अवार्ड और आपको 6, कैसे? अमित जी तो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, और नेशनल अवार्ड मिलना एक उनको कायदे से 6 मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। लेकिन ठीक है, होता है, कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। और राइटिंग में कंपटीशन कम है, अच्छे राइटर कम आते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा अवार्ड मुझे मिले, वो शायद इसलिए नहीं मिले कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए मिले हैं मेरी नज़र में क्योंकि बाकी लोग खराब लिखते हैं। ये तो बहुत ही आपने एक हम्बल एक जवाब दिया, लेकिन बाकी लोग खराब लिखते हैं। अच्छा लेखक और खराब लेखक आपकी नज़र में क्या है? कोई एक फिल्म बता दीजिए चलिए, जिसमें बहुत अच्छा लेखन हो और जिसमें बहुत ही खराब लेखन हो। देखिए, खराब लेखन के तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे फिल्मों में। लंबी लाइन बन जाएगी, तो बताइए, बताना शुरू 5 फिल्में बताइए। जैसे देखिए, मैं नाम लेने में क्या होता है ना कि लोग बुरा मान जाते हैं, पर ये जो वायलेंस की फिल्में आ रही हैं अभी, पर लेखक कहाँ डरते हैं? हाँ, लेखक कहाँ डरते हैं? नहीं, लेखक नहीं डरते, पर फिल्म के जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कहते हैं इसने हमारी फिल्म को खराब फिल्म बोल दिया। तो वो लोगों को हर्ट करना मेरा मकसद नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अच्छी फिल्में कम बनती हैं, अच्छे राइटर कम आते हैं सिनेमा जगत में। क्यों कम आते हैं? मेरे ख्याल से इसलिए कम आते हैं क्योंकि उनको सुनाई देता है कि राइटर्स का बहुत शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन राइटर का बहुत ज़्यादा होता है सिनेमा जगत में। कुछ हद तक ये बात सही भी है। तो आपने कभी ये फेस किया है? बहुत बार। क्या कुछ किस्सा बताइए। जैसे मैं एक बार शुरू में जब मुंबई गया तो एक सीरियल बन रहा था, तो उसके प्रोड्यूसर और राइटर का झगड़ा हो गया। प्रोड्यूसर और राइटर का झगड़ा हो गया, तो प्रोड्यूसर को किसी ने मेरा नाम बताया, तो उसने मुझे लिखने के लिए बुलाया। वो सीरियल चल रहा था ऑलरेडी, टेलीविज़न पे आ रहा था, दूरदर्शन में। नाम क्या था? नाम क्यों चोट करती हैं आप? तो खैर, नाम में कुछ नहीं धरा है, काम देखिए कि क्या है। नाम ही सब कुछ है। कटहल देखिए, उसका नाम था चुनौती, एक सीरियल था, काफ़ी अच्छा भी सीरियल था, पॉपुलर था वो। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप इसको लिखिए, हमारा राइटर छोड़ के चला गया है।
तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं उसको मेरा पहला काम था वो, और उन्होंने मुझे कुछ एक एपिसोड लिखने का 8,000 या 10,000 कहा था, जो उस समय मेरे लिए बहुत बढ़िया रकम थी। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही काम मिलता है तो आदमी वहाँ फ़ौरन सपने देखने लगता है कि अच्छा 8,000 मिल रहा है तो ये खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा, फिर 20 एपिसोड अगर मैंने लिख लिया तो इतना पैसा हो जाएगा। मतलब गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। हाँ, पहले आ गए। तो खैर, अब मैंने बड़ी मेहनत से उसके 7-8 एपिसोड लिखे। उसके बाद वो प्रोड्यूसर और वो राइटर का सुलह हो गया, वो फिर आ गया राइटर, तो मेरा लिखा हुआ सारा काम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मुझे पैसे भी नहीं दिए। तो ये भी एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, आपको शुरू से ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा होता है, लेकिन अच्छे लोग भी मुझे बहुत मिले जी फिल्म जगत में, जी। जो वाकई बड़े अच्छे लोग थे, बड़े ऑनेस्ट थे, जैसे बासु चटर्जी। अच्छे लोग तो कहते हैं कि ये तो हमें हमारे देखने का नजरिया होता है कि कौन अच्छा कौन बुरा, और आपके अपने नजरिए पे भी डिपेंड करता है कई जी बार। जी जी। अब कई अच्छे लोगों के नाम हम आपको बताते हैं, अजीज मिर्जा, राम गोपाल वर्मा जी और यश राज चोपड़ा, जी जी। लेकिन आपकी इनसे बनी नहीं। अजीज़ मिर्ज़ा से मेरी काफ़ी जमी, और मेरे बड़े अच्छे चाहने वाले भी हैं, मैंने उनके लिए काम भी किया। सिर्फ सर्कस मैंने उनका नहीं लिखा, हालांकि रिसर्च करने मैं और अजीज़ भाई गए थे आडोनी, हम सर्कस में रहे भी थे 7-8 दिन। लेकिन जब हम लौट के आए और लिखने का प्रोसेस शुरू किया मैंने, तो जो हम देख के आए थे सर्कस में, उसमें लड़के लड़कियों को बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाता, सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, ताकि उनके बीच में प्यार ना हो जाए, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, लड़ाई रोमांस में झगड़ा हो गया, कहीं कोई गिर गया, कुछ हो गया, तो सेपरेट रखते हैं उनको, बात ही नहीं कर सकते लड़के लड़की। तो उन लोग जब रिंग में जाते हैं तो गाउन उतार देते हैं और चिट्ठियाँ आदान प्रदान कर लेते हैं, या ऊपर वो जब झूले में झूलते रहते हैं तो इधर से लड़की जाती है, उधर से लड़का आता है, वो झूला एक्सचेंज करते हैं, उसी के साथ चिट्ठियाँ भी एक्सचेंज कर लेते हैं वो। वाह। तो ऐसा लव था वो। तो मैं जब लिखने की बात आई तो अजीज़ भाई ने मुझसे ये कहा कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे हीरो हीरोइन मिल नहीं पाएंगे। और शाहरुख खान उस समय उनका पहला काम था बम्बई में जी सीरियल का, जी। तो कहे फिर कैसे मज़ा नहीं आएगा पब्लिक को। तो मैंने कहा नहीं सर, जैसा हम देख के आए हैं ना, उसमें ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा, कि जब मिल ना पाए आदमी तब प्रेम जो बढ़ता है वो ज़्यादा बढ़ता। तो वो हमारी बात जब बनी नहीं तो मैंने वो छोड़ दिया। तो वो छोड़ना मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद हुआ। मुझे उनके भाई, छोटे भाई सईद मिर्ज़ा ने कहा तुम मेरी फिल्म लिखोगे क्या? कौन सी फिल्म? तो नसीम। नसीम, वो पहली फिल्म थी? हाँ नसीम। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मेरे लिए वो सईद के साथ काम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ। तो ये तो एक कहते हैं ना कि धमाका कर दिया। ये तो एकदम आपने पहली फिल्म लिखी, वो भी नेशनल अवार्ड। मेरी डेब्यू फिल्म को ही मुझे नेशनल अवार्ड मिला। लेकिन हम ना पहले हम सर्कस की बात करते हैं। जी जी। आपने वो लिखा नहीं, आप अलग हो गए उससे, लेकिन आपने देखा तो जरूर होगा सर्कस। हाँ देखा ना मैंने। तो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। वहाँ शाहरुख खान को देखकर आपको क्या लगा कि ये लड़का आगे जाएगा? जब शाहरुख खान पहली बार आए थे मिलने के लिए अजीज़ मिर्ज़ा वगैरह से, तो मैं, अजीज़ मिर्ज़ा, कुंदन शाह, हम लोग वही सर्कस पे डिस्कस ही कर रहे थे बैठ के। तब शाहरुख मिलने आए थे वहाँ, इन लोग से पहली मीटिंग। एक यंग स्मार्ट सा लड़का, अच्छी अंग्रेजी, अच्छी हिंदी, अच्छी उर्दू, और दिखने में बड़ा हैंडसम। तो हम सब ने बातचीत किया उससे, और उसकी खूबी ये थी शाहरुख की कि वो किसी एक को फोकस करके बात नहीं करता था सबसे। अगर वो इम्पोर्टेंस, ऐसा नहीं कि आपसे मुझे काम लेना है तो सिर्फ आपको देख के बात कर रहा हूँ, बाकी मेरे लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं था। वो सबको तवज्जो देता था, इसलिए उन लोग आगे बढ़ा ना वो, बिल्कुल, क्योंकि उसको एक कला मालूम थी कैसे लोगों के दिल पे छाप छोड़ना। उसके जाने के बाद हम सब ने कहा कि अजीज़ भाई ये बहुत अच्छा एक्टर है, इसी को आप काम दीजिए। और फिर उसको काम मिला सर्कस, और फिर उसके बाद कितनी सारी फिल्में, राजू बन गया, जेंटिलमैन। और ये भी बात हुई कि ये बहुत आगे जाएगा ये लड़का। लगता था उसको हाव भाव से लगता था कि, पर क्या होता है बम्बई में कुछ कह नहीं सकते आपकी कौन आगे जाएगा। बड़े टैलेंटेड लोग ने बड़ा अच्छा काम किया, फिर मालूम नहीं कहाँ गुम हो गए हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये आदमी के ऊपर, पर्सनल इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने करियर को कैसे संवारता है, बिल्कुल, कैसे ग्रो करता है, आगे क्या करना है उसको मालूम होता है, क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग अनाप शनाप फिल्में करने लगते हैं, एक दो फिल्म में बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर पैसों का लालच बढ़ जाता है,
तो जो मिलता है, तो जैसे जो फिर मिलता है वो मिलती करते हैं और फिर बर्बाद हो जाते हैं। तो उस मोह से जो बच गया और अपने करियर को अच्छा बना लिया, तो शाहरुख ने अपना करियर बहुत अच्छा बनाया। फोकस जरूरी है। हाँ, उनको भी नेशनल अवार्ड मिल रहा है। बिल्कुल। तो जैसे शाहरुख ने एंट्री करी फ्रॉम सीरियल्स टू फिल्म्स, जी वैसे ही आपने भी एंट्री करी सीरियल्स टू फिल्म, और आपको भी अब नेशनल अवार्ड मिला है जी कटहल के लिए। आप जी 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 जी। तो नेशनल अवार्ड की बात अगर हम करें, सबसे पहले जब आपको नसीम के लिए नेशनल अवार्ड मिला तो क्या फीलिंग थी? तब मुझे ये मालूम नहीं था कि नेशनल अवार्ड होता क्या है। क्या मैं बात नया करें? नया मुंबई आया था और पहली फिल्म में मुझे अधिक से अधिक 8 महीना हुआ होगा बम्बई में। अच्छा। और मुझे सिनेमा से मैं बहुत जुड़ा हुआ भी नहीं था। आ गया था कि NSD से पास करने के बाद यहाँ थिएटर करता रहा दिल्ली में मैं। उसके बाद मुझे लगा कि अब कहीं और चलो, दिल्ली छोटा पड़ रहा है, तो मैं बम्बई चला गया। तो मुझे मालूम नहीं था, तो मैं गया हुआ था जलगांव, जहाँ मेरी ससुराल है। वहाँ मुझे अजीज़ मिर्ज़ा का फ़ोन आया, यार तुम कहाँ हो? मैं कहा सर मैं तो जलगांव में हूँ। तो कहे आओ यार, तुमको नेशनल अवार्ड मिला है। अच्छा। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं अजीज भाई 1-2 दिन में। अरे कहे यहाँ प्रेस वाले तुमको ढूंढ रहे हैं, आज जल्दी आ जाओ। मैं कहा ठीक है मैं आता हूँ। तब मुझे मालूम नहीं था कि नेशनल अवार्ड की क्या अहमियत होती है। फिर धीरे धीरे मुझे उसकी अहमियत पता चली, लोगों ने बताया, पेपरों में नाम आया। हाँ। तो मैंने और सईद मिर्ज़ा ने, को राइटर थे सईद मिर्ज़ा मेरे, तो हम दोनों मंच पे गए, नेशनल अवार्ड लिया हमने। और वो फीलिंग क्या थी? आपने सबसे पहले क्या किया उसके बाद? उसके बाद मैंने सबसे पहले जो किया, जब नेशनल अवार्ड मिल गया तो मैंने सईद को गले लगाया। मैं कहा सईद आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी सीखने को मिला। तो सईद ने मुझसे कहा मुझे भी तुमसे बहुत सीखने को मिला। ये पहली कॉन्वर्सेशन थी? पहली कन्वर्सेशन थी हमारी। हम लोग जहाज में साथ बैठ के आए बम्बई से, एक ही होटल में ठहरे। और उस समय मणि रत्नम जी को भी अवार्ड मिला था। तो मणि जी एक किनारे खड़े हुए थे, ऐसे रिहर्सल वगैरह में ले जाते हैं ना। आज मेरे बेटे को लेके गए हैं हम लोग, यशोवर्धन को। कल के प्रोग्राम की एक रिहर्सल होती है। तो रिहर्सल में जाना था, उनकी बस होती है जिसमें सबको जाना था जी। तो मणि रत्नम किनारे चुपचाप एक आदमी खड़ा हुआ था। अच्छा। तो किसी ने मुझे बताया कि वो मणि रत्नम है। तो मैं कहा यार इनसे तो मिलना चाहिए। खैर अब बस में हम लोग बैठे सब लोग, तो मणि मेरे बगल में बैठ गए। मैं खाली सीट खाली थी तो मैं उनके बगल में बैठ गया। कैसे हैं फिर मणि रत्नम? तो मैं बगल में बैठ गया। अब मैंने उनसे बताया कि सर मैंने नसीम लिखी है। तो कहे ओ ग्रेट, मैंने देखी है वो फिल्म। अच्छा। बहुत अच्छी, मुझे बधाई दिया उन्होंने। फिर हम लोग लौटे, ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। फिर हम लौटे तो मैंने कहा सर आई वांट टू टॉक टू यू। आपने ये बात मैंने उससे मणि से कहा आई वांट टू टॉक टू यू एंड एट व्हाट टाइम आई कैन सी यू। तो उन्होंने कहा यू कैन कम एनी टाइम, यू कैन कम टू माई रूम। डाउन टू अर्थ। हम लोग एक ही होटल में ठहरे थे। एनी टाइम यू कैन कम टू माई रूम एंड वी विल चैट। मैं कहा ओके। अब मैं अपने रूम में आ गया। फिर मैंने कहा अब क्या करूं। मैं कहा जब एनी टाइम बोला है तो अभी क्यों ना चले। तो आप उसी समय तो चले मैं गए। गया और मैंने बेल बजाई, खोला उन्होंने, यस कम 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 कम। अब हम बैठ गए। ये शाम के 5 बजे की बात रही होगी कुछ, और हम लोग बात करने लग गए, मैं और मणि। फिर थोड़ा सूरज ढला। मणि कहा आप कुछ लेंगे, कुछ ड्रिंक लेंगे, कुछ लेंगे? मैं कहा नहीं सर नहीं। मैं कहा आप लेंगे तो आप लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं बियर पी सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि बियर मैं भी पी सकता हूँ। अब हम बियर पीने लग गए दोनों और बात करने लग गए। मुझसे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती। तो उस आपने समय कम्युनिकेट कैसे किया? अब देखिए वही, पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी, पर थोड़ा थोड़ा आता, कन्वर्सेशनल बना लेता था मैं। अब मैंने उनके साथ बातचीत, हम दोनों बात करते रहे और हमने काफ़ी बात की। मैंने उनको अपनी कई स्टोरी सुनाई और ऐसा करते करते 7 बज गए जब, तो सडनली वो कहते हैं अरे यार मैं भूल गया, मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक लेखक के साथ बैठे हैं तो शायद वो भूल ही जाना था। आप हाँ, किससे खो सुना रहे गए, होंगे खूब। मेरी बातों में खो गए वो। और बड़े अच्छे इंसान हो। तो मुझे बड़ा वो, मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। फिर मैंने कहा सर आप अपना कार्ड दीजिए मुझे, मैं आपको फ़ोन करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कार्ड नहीं रखता, आप अपना उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था,
आप अपना कार्ड दे दीजिए। तो मैंने कहा सर मैं भी कार्ड नहीं रखता, मतलब हमारी ट्यूनिंग बहुत बैठ रही थी। तो उन्होंने लिख के मुझे एक कागज़ में अपना नाम वगैरह दिया और फ़ोन नंबर दिया, कहा कभी भी चेन्नई आइए तो मुझसे मिलिएगा। तो क्या रखा है आपने वो कागज़ अभी तक? अब वो कागज़ मालूम नहीं कहाँ चला गया, मैं जब लौट के आया तो कागज़ ही खो गया मेरा। फिर कहीं बाद में मेरे को मिला वो कागज़, तब तक उनका नंबर बदल चुका था। तो उसके बाद से मेरी मणिरत्नम जी से कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं हो पाई। पर एक किस्सा ज़रूर निकल आया। एक किस्सा जो निकल आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ बातचीत, जो मेरी उपलब्धि थी उस समय की। लेकिन अशोक जी, आपने थोड़ा सा मेरा जो सवाल है ना एक घुमा दिया, क्योंकि आप किस्से में तो आप माहिर हैं एकदम जी किस्सों जी में। जी जी कि राम गोपाल वर्मा हो गए, यश राज चोपड़ा हो गए, अजीज मिर्जा जी जी मिर्जा जी जी का तो आपने बता ही जी दिया जी किस्सा जी पूरा। जी। तो क्या इनसे इस तरह से भी नहीं बने कि एक अक्खड़, हमने सुना है आप बचपन में बड़े जिद्दी थे, हाँ मैं जिद्दी था। तो इसी जिद की वजह से नहीं बनी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। एक तो क्या होता है कि आपकी वेवलेंथ, आपकी सोच समझ किसके साथ मिलती है। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आप भी एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रही हैं, तो यहाँ के लोगों के साथ आपकी एक ट्यूनिंग होनी चाहिए। तो यशराज बहुत बड़े डायरेक्टर थे, यशराज चोपड़ा, और उनके साथ अगर मैं काम किया होता तो मैं भी बहुत बड़ा राइटर मानता, खुशकिस्मत अपना मानता। तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाने के लिए बुलाया। जब नेशनल अवार्ड मिला तो नोट करते हैं उन लोग किसको मिला है। तो उनको पता चला इसको मिला, तो मुझे बुलाया उन्होंने। तो पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला होगा जी। तो मैं कहा नहीं, मुझे भी मिला है सर, और आपके आशीर्वाद से मिला है। और उनको क्यों नहीं यकीन हुआ? लेकिन क्योंकि मैं दिखता वैसा नहीं था जैसे राइटर लोग दिखते हैं अमूमन ना। पर आप तो एकदम वैसे ही होते हैं राइटर, नहीं, जैसे उनके नज़र में जो कमर्शियल राइटर होते हैं, अच्छा वो कैसे होते हैं? उनके पास जो आते होंगे, बढ़िया कपड़े पहनते होंगे, बढ़िया कुर्ता पहनते होंगे, सोने की चैन होती होगी। मैं एक सामान फटीचर था राइटर। तो मैं उससे हमारी बातचीत शुरू हुई, तो मैंने उनको कुछ कहानी का आइडिया सुनाया। लेकिन उन्होंने उनकी जो फिल्में हैं वो बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई हैं, सिलसिला, कभी कभी, है ना। तो प्रेम कहानियाँ बहुत अच्छी कंसीव करते थे वो। और मेरी लाइन वो नहीं थी, मैं रियलिज्म पे यकीन करता हूँ, यथार्थवादी सिनेमा पे। रियलिस्टिक होनी चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, आसपास की कहानी तो हो। रियल स्टोरीज ही आप अपने फिल्म्स में दिखाना चाहते हैं सब? दिखाना चाहता हूँ, मुझे यथार्थ पसंद है। तो यही कटहल की भी यही स्टोरी है? कटहल भी रियलिस्टिक है, तो बहुत आपने रियलिस्टिक है। कैसे इसकी रिसर्च करी और कोई मजेदार किस्सा बताइए इससे जुड़ा। कटहल का? जी। कटहल और नाम क्यों है? मैं सबसे पहले ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि कटहल नाम रखा जाए इसका? देखिए इसमें क्या हुआ, यशोवर्धन जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है गूगल में या कहीं ऐसे न्यूज़ पढ़ी है। तो मैंने कहा क्या? कि दिल्ली में एक एमपी के घर से 2 कटहल चोरी चले गए थे और पुलिस लगा दी गई थी। ये 92 के आसपास की कोई घटना थी। तो बताइए, तो रियल है एकदम? रियल है, आप अभी मिल जाएगी आपको, अगर आप गूगल सर्च करेंगे ना। तो वो इस कहानी पे मैं शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ एक। तो मैं कहा बनाओ अगर तुमको लगता है तो, वैसे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है ये। किसी एक बड़े प्रोड्यूसर से बात किया तो उन्होंने कहा यार क्या बकवास आइडिया है यार, ये कैसे तुम इस पे फिल्म बनाओ, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। तो थोड़ा मायूस हो गया। तो मेरे से बात हुई तो मैंने कहा मायूस मत हो, ये आइडिया बहुत अच्छा है, ये कभी न कभी काम आएगा। तो अच्छा हुआ वो शॉर्ट फिल्म नहीं बनी उस समय, और एक बढ़िया फिल्म। तो ये फिल्म बढ़िया बन गई कटहल। तो उसने अभी 3 साल पहले फिर मुझसे छेड़ा कि इस कटहल की चोरी वाला करें क्या। मैं कहा करो, करते हैं, चलो। हमने डेवलप किया उसको, फिर प्रोड्यूसर को सुनाया, एक गुनीत मोंगा है और अचिन जैन जी, इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। तो उनको आइडिया बड़ा पसंद आया। उन्होंने एकता कपूर से बात की, तो एकता कपूर, शोभा कपूर जी को भी बहुत अच्छा लगा। फिर नेटफ्लिक्स को सुनाया तो उन्होंने कहा हाँ कहानी बड़ी बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। फिर सानिया मल्होत्रा को यशोवर्धन कहानी सुनाने गए तो सानिया ने सुना और कहा इसको तो मैं ही करूँगी यशो, अब तुम किसी और से बात भी मत करना, मेरे को ही करना है रोल। एंड शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। हाँ बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो और बड़ी मेहनती एक्ट्रेस है। वो भी रिसर्च किया उसने, गांव में गई, गांव वालों से मिली, बच्चों से मिली। तो आपकी इनिशियल रिसर्च में क्या कुछ निकल कर आया जो इस
फिर जिसने इस फिल्म को और बेटर जी। बनाया, कोई एक ऐसा किस्सा? जी, देखिए मैं रिसर्च के बिना लिखता नहीं हूँ कोई भी फिल्म। मैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को ठुकरा दिया मैंने कि मुझे रिसर्च की सुविधा दीजिए। यही तो जिद्दी लेखक तभी हाँ, तो होते हैं, और तभी तो अच्छा निकल सही के बात। आती है कहानी। मैं अपने एसी रूम में बैठ के फिल्म नहीं लिख सकता, तो क्योंकि मैं दुनिया को बहुत कम जानता हूँ और एक लेखक को या बहुत जानना चाहिए दुनिया के बारे में। तो जब कोई सब्जेक्ट मुझे दिया जाता है तो मैं रिसर्च करता हूँ। तो मैं और वही यशोवर्धन की भी आदत पड़ी है, वो भी रिसर्च ओरिएंटेड काम करने लगे हैं। तो हम लोग रिसर्च करने गए, तो हम लोग जबलपुर गए, वहाँ एक इंस्पेक्टर, फीमेल इंस्पेक्टर से मिले हम लोग। तो वो उसने बताया, बड़ी ऑफिसर थी वो, मुझे किसी को मारने में बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा। किसी क्रिमिनल को मार नहीं सकती मैं, मेरे को मारने में बहुत तकलीफ होती है किसी को। अब पुलिस अधिकारी है वो, हाँ। जिसके बारे में एक इमेज बनी हुई है कि ये लोग बहुत मारते पीटते हैं। हाँ। तो कहीं मुझे मारते नहीं बनता किसी को। एक बार मैंने एक अपराधी को जोर से तमाचा मार दिया था, मेरा हाथ 2 दिन तक झल्लाता रहा। तो ये 2 दिन तक झल्लाता रहा जेस्चर हमने महिमा के में डाला है। जब वो एक पान वाले को तमाचा मारती है उसके बाद ऐसे करती है। ये जो न्यूआंसेस मिलते हैं, हाँ। वो कमाल के मिलते हैं। फिर हम लोग वहाँ से छतरपुर गए। छतरपुर में एक पता चला कि लेडी इंस्पेक्टर है। तो आपने बहुत सारे ऐसी लेडी इंस्पेक्टर्स से मिले इस फिल्म के लिए? पुलिस वालों से मिले जी, क्योंकि पुलिस व्यवस्था पे फिल्म थी। बिल्कुल। कि पॉलिटिकल लोग पुलिस वालों को कैसे यूज करते हैं, कटहल ढूंढने में लगा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ गए, छतरपुर में एक थाने में पहुँचे। तो इंस्पेक्टर थी नहीं उस समय। तो कांस्टेबल से हमने कहा कि मैडम को बोलो कि हम लोग बम्बई से आए, तो थोड़ा देर टाइम दें। हाँ। तो वो फौरन जीप में तैयार होके आई। हाँ। इंस्पेक्टर अच्छी खूबसूरत लड़की थी वो भी, और आई सर आई, बैठिए बैठिए। हम लोग बैठे और हम लोग बात करने लग गए। तो एक कांस्टेबल आया थोड़ी देर बाद, उसने सैल्यूट मारा और फाइल में दस्तखत कराने लग गया जी, और जाने लगा जी। फिर सैल्यूट मार के जाने लगा। जो करना पड़ता है जो कांस्टेबल्स को। हाँ, उनका वो नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है। उस इंस्पेक्टर ने कहा कि 1 मिनट रुको। कांस्टेबल को रोका और हम लोग उससे इंट्रोड्यूस कराया कि सर ये मेरे हस्बैंड हैं। वाह, हम लोग को लगा यार क्या कहानी है ये, शानदार। हाँ शानदार, ऐसे हीरो हीरोइन हो हमारे, हाँ। तो कितना नया कहानी है ये। और वही निकल के भी आई उसमें। तो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसने बताया कि सर यहाँ एक बड़ा क्रिमिनल था, खूंखार अपराधी, रेप किया था उसने, कई मर्डर किए थे, उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा था इस इलाके में। तो मैंने कहीं मुखबिर वगैरह से उसका नंबर हासिल किया और मुझे मालूम था कि वो रात को शराब पीता है। तो मैं रात को उसको फ़ोन करने लगी। अच्छा। मोबाइल पे, और मैंने कहा कि आप हमारा फ़ोन काहे कट कर देते हो, आप हमको पहचानते नहीं का? अच्छा। तो वो बोला कौन हो तुम? तो अच्छा भूल गए, इतना वादा किए रहे कि आएंगे मिलने तो आए नहीं, हम फलाना शादी में मिले रहे ना तुमको। कहाँ शादी में? अच्छा अच्छा वहाँ मिली रही का? हाँ वहीं तो मिले रहे। तो मिलते भी नहीं कभी, हम इतना बोलते हैं कि मिलो मिलो तो आप आते भी नहीं। एक तरह से बेट ऐसे करके उसने उसको फंसाया अपने प्यार में। एक दिन उसने कहा ठीक है तो आओ फिर फलाना जगह पे आओ, वहाँ मिलते हैं। और कहीं मैंने उसको वहाँ बुलाया और वहाँ पे हमारे सब पुलिस तैयार थी, हमने उसको दबोच लिया। लेकिन इसका क्रेडिट एसपी साहब ने ले लिया। बताइए। तो ये भी हमने फिल्म में ऐसे कैसे डाल दिया, फिल्म यहीं से स्टार्ट होती है। फिर एक थाने के बाहर खड़ गए तो एक पुलिस वाला एजेंट था, थोड़ा उदास सा खड़ा था ऐसे। अच्छा। हमने कहा क्या हो गया बब्बा? अरे क्या बताएं, नया मोटरसाइकिल लिए रहे, यही थाने के सामने से चोरी चली गई और हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं थाने में, हम परेशान हैं। हमने इसको भी लिया, उसमें कार चोरी चली जाती है। तो ये रिसर्च से बहुत लाभ होता है। लेकिन आपने जैसे बताया कि स्त्री प्रधान थी ये फिल्म जी, तो आपने एक वो पुलिस कांस्टेबल, उनके हस्बैंड, और ये महिला जो थी ये इंस्पेक्टर जी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में कहीं ना कहीं एक कोई मेल ईगो जिसे कहते हैं वो आ जाती है, एक डिसबैलेंस हो जाता है, एक हार्मनी जिसे कहते हैं, सो कॉल्ड हार्मनी, वो बिगड़ जाती है। जी जी जी।
तो इस तरह के किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी, देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा समाज जो है प्रतिस्पर्धात्मक समाज है ये, तो ये चीज़ जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। पुरुषवादी समाज जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे स्त्रियों को बहुत प्रॉब्लम होती है और समझ आना चाहिए लोगों को अब। जैसे इसी में एक और ट्रैक हमने चलाया था कटहल में, कुंती एक उसकी असिस्टेंट है सान्या मल्होत्रा की, कांस्टेबल है वो, जो उसका गाड़ी चलाती है। तो कुंती का हस्बैंड वकील है, वो उसके माध्यम से हमने देखा कि कैसे वो डोमिनेट करता रहता है उसको, कि कब आ रही हो तुम, और हमारे अपनी दोस्त wife आने वाले हैं तो आलू गंडा तुम बनाओ। तो कहती नहीं, होटल से मंगा लेंगे ना, मैं यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ। अरे कहे तुम्हारे हाथ में जो मजा है वो होटल के उसमें मजा थोड़ी ना है। ये सब आदमी लोग अपना वो लगाते हैं बिल्कुल। कि तुम बहुत बढ़िया बनाती हो तो तुम बनाओ। तो जैसे एक मदर अर्थ कहते हैं, तो मदर लगा दिया आपने अर्थ को, एक फीमेल को आपने बड़ा एक उपाधि दे दी और आपने अब उनका शोषण करते रहे, आप उसके साथ शोषण भी कर रहे हैं। तो ये हमने इसको माइन्यूटली पकड़ा। फिर हमारी हीरोइन जो है वो दलित है, तो वो दलित लोगों की और बड़ी समस्या होती है। दलितों को, महिला को ऊपर आना एक बहुत मुश्किल काम है। डबल उनके ऊपर एक वो हो गया ना, डबल प्रेशर हो गया, पेट्रियार्की भी है, ऊपर से जी कास्टिज्म भी है। कास्टिज्म भी है, तो बड़ी मुश्किल होती है दलितों को। तो यशोवर्धन ने कहा कि हम दलित रखेंगे अपनी हीरोइन को, तो उसको उसका कैसे संघर्ष करती है वो, कैसी समाज में उसको रिस्पेक्ट मिलती है कि नहीं मिलती है। तो सारे जो उसके साथ काम करने वाले हैं वो उसको नाम महिमा नहीं बोलते, वो बसोर को दे दीजिए ना वो केस, हाँ बसोर ये काम तुम कर लो। यानी बार बार एहसास कराया जाता है कि तुम दलित हो, तुम दलित हो। बाकी लोगों को नहीं बोलेंगे, बाकी लोग का नाम लेंगे, फर्स्ट नेम से हाँ, बुलाएंगे, पर वो दलित है तो उसको हर्ट करने के लिए बसोर बसोर कोई ना कोई तरीका निकाल ही लिया हाँ, जाता है। फिर वो एक जगह तहकीकात के लिए एक आदमी के पास पहुंचती है और कहती है कि वो जो एक लड़की थी, तो कहती है अरे वो तो जो गायब किडनैप कर लिया गया है जिस बच्ची को, उसको ढूंढने पहुंची है वो। तो वो आदमी कहता है अरे वो तो रही ऐसे ही लड़की है, बिल्कुल गरीब है और चोरी करके खाते हैं, तो दलित है वो। तो कहती है हम भी तो दलित हैं, ये देखो का लिखा है इसमें, महिमा बसोर, हम तो चोरी करके खाते नहीं, चोरों को पकड़ते हैं। तो वो आदमी सहम जाता है बिल्कुल। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूआंसेस डाले हैं फिल्म में। और ये जो आपने बताया कि सानिया मल्होत्रा से आप मिले, तो कोई बताइए उनके बारे में, बताइए सानिया के बारे में बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। सानिया बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत मेहनती हैं, खासकर कटहल में तो उन्होंने बहुत मेहनत की थी। जैसे एक सीन हम लोग उसमें फिल्म में है कि छत के ऊपर सब्जियों से फाइटिंग हो रही है, जिसमें रघुवीर यादव जो क्रिमिनल है उसको पकड़ रहे हैं, तो फाइटिंग चल रही छत में। तो उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी और धूप थी और 44 ऐसा कुछ टेम्परेचर था। उसमें सानिया लगी हुई थी और बार बार रिटेक हो रहा था। तो करीब 4 घंटे शूट किया उन लोगों ने उस तपती धूप में, और उसको उसी दिन ख़त्म करना था क्योंकि टाइम फिक्स था, टाइम बाउंड प्रोग्राम था वो। तो उसने काफ़ी मेहनत की। दूसरा कि वो रिसर्च करती थी, वो गांव में गई, औरतों से मिली, बच्चों से मिली, उनसे दोस्ती किया उसने, उनको कुछ खाने का दिया बच्चों को, तो बच्चे उनसे बात करते थे, तो बोली सीखती थी वो किस तरह से, वो सही एक्सेंट आता, बुंदेलखंडी, तो वो एक्सेंट सीखती थी। तो कमाल की एक्ट्रेस हो और कमाल की ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छी। कहीं उसने नखरे नहीं दिखाए जी, कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करूँगी, या इसको ऐसा कर लो यशोवर्धन, कभी नहीं किया उसने, जो एक नॉर्मल एक्ट्रेसेस के होता है। खासकर नए डायरेक्टर, अगर देखा कि नया डायरेक्टर है तो उसको जरूर कुछ ना कहेंगे मैं ऐसा कर लूँ क्या, मैं ऐसा करूँगी। एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, इसमें यशोवर्धन को नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो अगर डायरेक्टर सक्षम है ना तो बता देता है कि मैं जानता हूँ अपना काम, तो फिर कोई ऐसा नहीं करते। सभी एक्टर्स ने सपोर्ट किया, विजय राज ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, रघुवीर यादव। किससे सबसे ज़्यादा बनी आपकी इस फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान?
मेरी तो कौन सबसे फेवरेट रहे आपके? मेरे तो रघुवीर यादव पुराने दोस्त हैं हम्म और हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं वो, हम्म तो उनसे ऑब्वियसली मेरी ज़्यादा जमती है। उनके साथ मैं बहुत हंसता हूँ, हम कभी अकेले बैठते हैं तो हंसते ही रहते हैं बस। कोई कोई किस्सा ऐसा उनके साथ? बहुत सारे किस्से, बहुत सारे किस्से। जैसे कि हम लोग समर एक फिल्म लिखी थी मैंने, तो ये वो इसी समय शूट हो रही थी, दुर्गा नौ दुर्गा के समय में। तो रघु भाई ने कहा कि ये चलो उपवास रहते हैं यार। अच्छा। तो मैंने कहा रहते हैं। अब हम लोग दोनों उपवास रहने लगे, कुछ नहीं खाएंगे। फिर रखा? और हमने रखा, और शाम को उनके घर से, उनका कोई रिश्तेदार का घर था, करेले का पानी और नीम का पानी लेके आता था। रघु भाई ने कहा कि हम लोग सिर्फ करेले और नीम का पानी पी के रहेंगे। पूरे और 9 दिन का डिसाइड पूरे किया था? 9 दिन का। और 9 दिन हमने करेला और नीम का पानी पिया बस। अब श्याम बेनेगल डायरेक्टर कह रहे क्यों ऐसा तुम लोग कर रहे हो यार, अपने साथ ऐसा क्यों? हाँ तकलीफ हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, शूटिंग चल रही है, बीमार पड़ गए, कुछ हो जाएगा। उसकी भी चिंता थी उन्हें? हाँ शेड्यूल होता है ना प्रोग्राम 20 दिन, तो ऐसा मत करो, खाना खाओ। पूरी यूनिट परेशान कि इन लोग खाना नहीं खा रहे हैं, 2 आदमी। करेले और नीम का जूस पी रहे हैं, कैसे पी लिया? और हम लोग बस पीते थे, रघु भाई मेरे को जोश दिलाते थे कि पिए, बड़ा मजा आएगा इसमें। तो हम लोग पीते थे, तो उनके साथ बहुत मजेदार ऐसे हैपनिंग होती रहती है। किस्से चलते रहते हैं? चलते रहते हैं। आपने श्याम बेनेगल का नाम लिया। जी जी। तो श्याम बेनेगल से तो आपकी बहुत ज्यादा मित्रता थी और उनके साथ में को कैसा रहा आपका तजुर्बा उनके साथ में? उनके साथ मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा, हमारी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। श्याम बाबू के साथ मैच करता था मेरा दिमाग, और वो मुझे, मेरे राइटिंग को बहुत लाइक करते थे। तो जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया, दिल्ली से जब बम्बई गया, तो मैं पहली बार उनसे मिलने गया। कैसे मिले आप उनसे? मेरा एक दोस्त था जिनकी वहाँ कुछ पहचान थी। वैसे श्याम बेनेगल इतने सरल इंसान थे कि उनसे मिलना कठिन नहीं था। अच्छा। बाकी किसी भी डायरेक्टर से मिलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन श्याम बाबू के यहाँ अगर आप जाएं और अगर वो थोड़े से भी फ्री हैं तो ज़रूर मिलते हैं। वो हर आने वाले से, अच्छा, एक्टर से भी मिलते हैं, राइटर्स, टेक्नीशियन, सबसे मिलते थे वो। तो मैं मिला और मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा है, मैं दिल्ली से आया हूँ, NSD से। तो NSD वालों को बहुत प्रेफर करते थे वो। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, क्या करते हैं आप? तो मैं कहा सर मैं बनना डायरेक्टर चाहता हूँ, लेकिन मैं राइटिंग भी करता हूँ। तो क्या ठीक है, आप राइटिंग टीम में हमारे शामिल हो जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। उनकी एक राइटिंग टीम थी जिसमें शमा जैदी एक बड़ी राइटर, और सुनील शानबाग, बसंत देव साहब बड़े राइटर, इन लोग 3 लोग थे, चौथा मैं शामिल हो गया। और उसके पहले उन्होंने मुझसे कहा कि एक स्क्रिप्ट है, ये इंग्लिश में है, इसको आप कल सवेरे 10 बजे तक हिंदी में करके ला सकते हैं क्या? ट्रांसलेट कर दीजिए। हाँ, हिंदी में इसको डायलॉग लिख के ला दीजिए, ट्रांसलेट करके। तो मैं कहा ठीक है सर। मना तो करना नहीं था काम। मना, क्योंकि इतने बड़े आदमी के साथ काम मिल रहा है, तो मना नहीं कर सका। मैं घर आया तो मैंने देखा कि वो इंग्लिश में है, और इंग्लिश में बिल्कुल नहीं जानता था। तो और ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसको आप जानते ना हो। तो मैं कहा यार मैं तो इसको 100% फेल हो जाऊंगा मैं। तो इम्प्रेशन तो बुरा भी पड़ सकता था। बुरा पड़ जाएगा, काम नहीं देगा ना, कि क्या किया आपने, तो ऐसा है ही नहीं, लिखा ही नहीं गया है। तो मैंने दिमाग चलाया और मैं 2 डिक्शनरी खरीद के लाया। अच्छा। अंग्रेजी हिंदी, हिंदी अंग्रेजी। और मैंने लगभग रात भर में एक एक शब्द का अर्थ देखा कि कहीं कोई गलत ना हो जाए। जो आज गूगल काम करता है, आपने पूरा डिक्शनरी में, वो एक कितना कठिन प्रोसेस रहा होगा। एक एक करके नोट करता गया मैं। कितनी बड़ी स्क्रिप्ट थी? करीब रही होगी 40 पेज की। माय गॉड, 40 पेज की स्क्रिप्ट, पूरी रात आप डिक्शनरी पे शब्दों को मैं एक एक शब्द आपने उसमें ढूंढा, नोट किया। देयर, कौन सा देयर है, वहाँ वाला या उनका? तो उनका वाला है, ये है, ये है, ऐसा मैंने सब नोट किया और उसको जोड़ जोड़ के पढ़ा मैंने। तो मैंने देखा कि अरे ये तो महाकवि भास का नाटक है। अच्छा। जो मैं NSD में जानता था, तो मुझे थोड़ी समझ में आ गया वो। उसको अडॉप्ट किया था उन्होंने। तो मैंने उसको रात भर में किया, और सवेरे मैं तैयार होके ठीक 10 बजे, क्योंकि टाइम के बड़े पंक्चुअल थे श्याम बाबू, मैं ठीक 10 बजे पहुंच गया। मैंने पढ़ा भी नहीं था कि मैं लिखा हूँ वो ठीक है कि नहीं, एक बार पढ़ तो लूँ। खैर मैं पहुंचा, उन्होंने कहा सुनाइए। मैंने सुनाया, उन्होंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया आपने।
उनको नहीं मालूम पड़ा कि मैं अंग्रेजी नहीं तो जानता। आपने बताया उनको? नहीं कभी? बताया। फिर वो कहे कि अच्छा ऐसा है कि मैं ये जो आपने किया है हाँ, बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपने इसको पोएटिक बना दिया है। हाँ, मैं चाहता था कि रियलिस्टिक ढंग से बात करें। और उन्होंने मुझे एक छोटी सी रोमन फिल्म दिखाई। उन्होंने कहा देखिए इसमें कैसे सैनिक लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग आम बात करते हैं। आपने इसको काव्यात्मक डायलॉग लिख दिए हैं, तो आप इसको दोबारा करिए। रियलिस्टिक कर सकते हैं क्या? मैं कहा हाँ कर सकता हूँ, कोई कठिन काम नहीं है, मैं कर दूंगा रियलिस्टिक। बोले ठीक है कल तक करके ला दीजिए। मैं कहा ज़रूर। मैं चलने लगा। डेडलाइन भी देते थे और पंक्चुअल भी थे पंक्चुअल भी थे। पूरी तरह से। मैं चल, अब मेरा भी काम इन बड़े आदमी के साथ, तो मैं भी बहुत जान लगाता था ना। तो मैं चलने लगा, तो फिर मैं रुका। मैंने कहा सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे। बोले क्या? बोलिए। मैं कहा सर मैंने इसको पोएटिक इसलिए बनाया है क्योंकि ये महाकवि भास का नाटक है, महाकवि भास का। तो अगर कवि की रचना में कविता ना हो तो कैसे वो तो आएगा? कैसे लगेगा? तो उन्होंने 1 मिनट सोचा, फिर कहा ठीक है कोई चेंज मत करिए, आपने ठीक किया है, ऐसे ही शूट करेंगे हम। और उन्होंने वो सजेशन ले भी लिया? हाँ, वो एक्सेप्ट किया। मतलब वो इतना ओपन माइंडेड आदमी था। चाहता तो मेरा पहला काम था उनके साथ, वो कह सकते नहीं नहीं भाई जो मैं कह रहा हूँ करो। अमूमन लोग हावी हो जाते हैं ना। उन्होंने सोचा उसको कि और मेरे दिखाते भी हैं बहुत कि हम इतने बड़े हैं। हाँ और इतने बड़े हैं। तो उसने सोचा कि नहीं लॉजिक है कि इसकी बात में, मेरी बात में लॉजिक था। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर मेरा उनके साथ काम चल पड़ा। फिर मैंने उनके कई सीरियल लिखे, फिर कई 3 फिल्में लिखी हैं मैंने उनकी। वेलकम टू सज्जनपुर। अच्छा मेरे लिखने, मैं शामिल हुआ उनके टीम में फिल्म लिखने के। उसके पहले वो एक सीरियस फिल्म मेकर माने जाते थे, कॉमेडी नहीं बनाते थे वो। सिर्फ चरण दास चोर बहुत पहले बनाई थी उन्होंने, छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर, और स्मिता पाटिल को। स्मिता पाटिल का पहला काम था वो। फिर उसके बाद ये कॉमेडी का एक एलिमेंट ऐड हो गया। हाँ, तो मैं जब सज्जनपुर में शामिल हुआ उनके साथ, तो मैंने कहा सर मैं इसको वो ह्यूमरस ढंग से लिखना चाहता हूँ। बोले हाँ लिखो, बिल्कुल लिखो। तो मैंने उसको पूरा ह्यूमर में लिखा, वेलकम टू सज्जनपुर, सटायर। अभी भी उसके कुछ 2 दिन पहले उसके 10 साल पूरे हुए हैं सज्जनपुर के, तो बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। मैं वो आपको दे भी दूंगा। सबसे खास क्या मोमेंट रहा इसमें, वेलकम टू सज्जनपुर में? वेलकम टू सज्जनपुर में सबसे खास मोमेंट तो रहा जो कि मैं जिस जगह की कहानी थी, सज्जनपुर एक गांव है सतना रीवा के बीच में, मध्य प्रदेश में। तो सतना में हमारा घर है। तो श्याम बाबू ने मुझसे कहा कि ये लिखो, ये आइडिया है कि एक लेटर राइटर है जो लोगों की चिट्ठियां लिखता है। तो मैंने कहा सर मुझे रिसर्च करने जाना पड़ेगा। बोले कहाँ? मैं कहा मैं अपनी जगह जाना चाहता हूँ, सतना रीवा जाओ। मैं गया। उसके बाद मैं गांव गांव घूमता रहा इस कहानी से जुड़ी कहानियां ढूंढने के लिए। तो एक गांव दिखा मुझे सज्जनपुर, वहीं से नाम आया। हाँ, तो मैं कहा यार सज्जनपुर बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। तो मैं वहाँ सज्जनपुर गया। नाम हमेशा इंटरेस्टिंग रखे हैं आपने, कटहल, सज्जनपुर। हाँ हाँ। तो मैं गया वहाँ, लोगों से, बूढ़े लोगों से बात किया मैंने। तो मैंने कहा कि कैसा है ये गांव, क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये गांव सज्जनपुर जो है ना, पहले इसका नाम दुर्जनपुर था। अच्छा। तो हम लोग को याद आया कि हाँ यार पहले इसका नाम दुर्जनपुर था। तो बाद में बोला कि नेहरू जी आए एक बार और बात किया गांव वालों से। तो उन्होंने कलेक्टर से कहा कि यार इतने अच्छे लोग हैं यहाँ रहते हैं, इसका नाम दुर्जनपुर क्यों है? इसको इमीडिएट इफेक्ट से सज्जनपुर करो। और वैसे नाम दुर्जनपुर क्यों था और रहा होगा, कोई नाम का ऐसा लॉजिक थोड़ी होता है। बहुत सारे गांव का जैसे सूखी सेवैया नाम है भोपाल के पास एक स्टेशन का, ऐसे बहुत सारे गांव का। तो दुर्जनपुर हो सकता है कभी दुर्जन लोग रहे हों। तो मैंने उससे पूछा कि जो नाम में बदलाव आया दुर्जनपुर से सज्जनपुर, तो गांव में फर्क क्या पड़ा? तो एक बूढ़े ने हंसते हुए बोला कि जब इसका नाम दुर्जनपुर था तब यहाँ सज्जन ही सज्जन लोग रहते थे। जब से सज्जनपुर नाम पड़ा है सब दुर्जन ही दुर्जन रहते हैं। तो ये तो समय का खेल है कि क्या है? जी। तो यहाँ से मैंने फिल्म स्टार्ट किया वो। और ये घटना आके मैंने श्याम बाबू को सुनाई। तो वो बड़े हंसे, बोले हाँ इसको जरूर जोड़ो। तो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत मिलता था श्याम बाबू को और मेरा। उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर ब्रिलियंट था।
लेकिन फिर भी वो सीरियस फिल्म ज्यादा बनाते थे। हाँ, पहले बनाते थे वो। तो फिर उसके बाद मैंने उनके लिए एक और कॉमेडी फिल्म लिखी, वेल्डन अब्बा, बिल्कुल। जिसमें बमन ईरानी थे और मिनीशा लांबा, डबल रवि रोल, किशन, इला अरुण, तो ऐसे सब करेक्टर थे उसमें। तो मैंने श्याम बाबू से कहा, श्याम बाबू इस वेल्डन अब्बा में, उसमें एक कुआं चोरी चला गया है, उसकी कहानी थी, वो करप्शन पे कहानी थी कि कागजों में कुआं खुदा है लेकिन वास्तव में है नहीं, कहाँ गया। हाँ, ये सब कहानियां बहुत हुई हैं। हाँ, कि पेपर बहुत में रियलिस्टिक स्टोरीज हाँ, हैं रियलिस्टिक, और काफी जो आम जनता को फेस करनी पड़ती हैं, जो हमें लग रहा है कि बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जो जूझ रहे हैं लोग उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। जी विभा। तो मैंने कहा, श्याम बाबू ने कहा कि यार तुम इसको लिखो, तुम अच्छा लिखोगे। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने कहा, श्याम बाबू मैं इसमें डबल रोल वाला गेम खेलना चाहता हूँ। डबल रोल का फार्मूला बहुत कमर्शियल फिल्मों में इस्तेमाल होता रहा है, राम और श्याम और श्रीदेवी की गीता, सीता गीता, है ना। तो मैं कहा श्याम बाबू कहीं बुरा ना मान जाए इस बात से कि ये डबल रोल की, ये कमर्शियल फिल्मों का एंगल आ गया इसमें। वैसा। तो मैं कहा मैं, अच्छा मेरा कोई ये नहीं कि ये कमर्शियल मैं नहीं लिखना चाहता है, सेंसिबल राइटिंग करना चाहता हूँ। पर आपको पसंद मुझे लगता है ज्यादा आर्ट सिनेमा ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को सिनेमा पसंद है, अच्छा सिनेमा पसंद है, गंदा सिनेमा मुझे पसंद नहीं है। तो उन्होंने बोला लिखिए, जरूर डबल रोल करिए, मैं भी चाहता हूँ डबल रोल पे, मैंने भी कभी नहीं बनाया। तो बमन ईरानी का मैंने डबल रोल लिखा, एक अच्छा भाई है, उसका बहुत बुरा है दूसरा वाला, तो वो वर्क किया। इस फिल्म में सबसे क्लोज एक्टर कौन सा रहा आपके साथ में, आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद आया इसमें? मुझे बमन ईरानी बहुत अच्छा। और लड़ाई किससे हुई सबसे ज्यादा? लड़ाई तो नॉर्मली तो किसी के साथ नहीं हुई, लेकिन बमन मुझे, हम लोग एक दूसरे को गारू बोलते हैं, गारू। क्यों? गारू का मतलब होता है श्रीमान, तेलुगु में बमन गारू, अशोक गारू, वहाँ बाद में लगाते हैं, मतलब श्री अशोक नहीं बोलेंगे, अशोक श्री, अशोक गारू, बमन गारू, जैसे पासपोर्ट में चलता है। हाँ पीछे, हाँ। तो हम लोग एक दूसरे को गारू बोलते हैं। तो हमारी पहली मुलाकात हुई। उसका किस्सा कैसे है जो गारू बोलते हैं, क्यों? वो वहाँ की लैंग्वेज में है, अब जैसे रहा होगा कुछ, उनके ग्रामर में वो शब्द होगा। नहीं, आप लोग एक दूसरे को क्यों बुलाने? क्योंकि वहाँ और भी लोग एक दूसरे को गारू बोलते थे। अच्छा। श्याम गारू, ये गारू, तो बमन मुझे अशोक गारू बोलने लगे, मैं उनको बमन गारू। एक दिन हम लोग बैठे थे होटल में, बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अशोक गारू, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बड़ी पोलाइटली। मैं कहा हाँ बोलिए बोलिए, कि इसका जो क्लाइमेक्स आपने फिल्म का लिखा है ये मुझे कुछ जम नहीं रहा है, तो आप कुछ और सोच सकते हैं क्या? और कान पकड़ा कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो फिर माफ़ कर दीजिए, जैसा आपने लिखा वही ठीक है, चलेगा। तो मैं कहा मैं सोचता हूँ। अब मैं श्याम बेनेगल के पास गया, मैंने कहा सर बमन ऐसा बोल रहा है कि क्लाइमेक्स ठीक नहीं है इसका। फिर तो मैं कहा, मैंने उससे बोला कि मैं कुछ ढूंढता हूँ कि और क्या हो सकता है। तो मैं रात भर करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आती ना अगर कोई आपके सामने चैलेंज हो जाता है तो। ऐसा या ऐसा भी होता है कि अगर एक इंसान को पसंद नहीं आ रहा तो हो सकता है जनता को भी ना पसंद आए। ना पसंद आए, और एक्टर जो हीरो है उसको ही पसंद नहीं आ रहा है तो कंफर्टेबल फील नहीं करता, उसको लगे कि मज़ा नहीं आ रहा। सवेरे तक मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया और मैं गया, तो मैंने बमन गारू हाथ में लाइए पहले, तो मैं कहा एक आइडिया आया है बढ़िया। बोले क्या? मैं कहा उसका जब कुआं नहीं मिलता तो वो और उसकी बेटी संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा कुआं होना चाहिए, कागज में क्यों है। फिर वो कहता है कि मैं जब तक मेरा कुआं नहीं आएगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, पानी पीऊंगा तो अपने ही कुएं का पानी पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा, और वो बैठ जाता अनशन में। ये क्लाइमेक्स उसका बना है। तो बमन को बड़ा पसंद आया, उन्होंने कहा हाँ ये मुझे करने का दमदार, श्याम बाबू को भी बहुत अच्छा लगा। फिर यही हमने उसमें किया। ऐसे ही वेलकम टू सज्जनपुर में क्लाइमेक्स जो था वो प्रोड्यूसर को और मुझे नहीं जम रहा था, वो श्याम बाबू ने सजेस्ट किया था। अच्छा। पर वो हमको जम नहीं रहा था, मैं कंफर्टेबल नहीं था, प्रोड्यूसर भी कंफर्टेबल नहीं था, जम नहीं रहा ये क्लाइमेक्स। और शूटिंग होने वाली थी, मतलब कुछ दिन बाद, 5-7 दिन बाद। बहुत ही डिफिकल्ट होता होगा पूरा प्रोसेस एकदम चेंज कर देना। तो बोले कि कुछ तो फिर कुछ और सोचो ना यार, अगर अच्छा नहीं लग रहा है कुछ सोचो। वैसे उन्होंने कहा मेरे हिसाब से ठीक है वो क्लाइमेक्स, पर अगर तुम लोग सेटिस्फाई नहीं हो तो सोचो कुछ और। अब मैं सोचने लगा, 2-3 दिन का टाइम दिया उन्होंने। अब मैं 2-3 दिन बाद उनके पास पहुंचा जब, तब तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा था।
अब मुझे उनके कमरे के अंदर जाना है और मैं बाहर बैठा वेट कर रहा हूँ मुझे कब बुलाएं। तब तक मेरा दिमाग बंद कि अब मैं क्या बोलूँगा, क्या सोचा मैंने करके। जैसे ही उन्होंने मुझे बुलाया, अंदर जाते जाते एक आइडिया मेरे दिमाग में आ गया। बोले कुछ सोचा तुमने? मैं कहा हाँ सोचा सर। कहे क्या? मैं कहा सर उसमें जो एक दिव्या दत्ता का करेक्टर है ना, इला अरुण की बेटी, वो उसकी शादी कुत्ते से करवाना चाहती है। कहे कुत्ते से? मैं कहा हाँ ऐसा होता है सर, पीपल से शादी, मंगली है अगर लड़की है तो, हाँ, तो बहुत कुछ होता है। हाँ बहुत कुछ होता है। तो बोले कुत्ते से शादी? मैं कहा हाँ कुत्ते से शादी कराना चाहती है उसकी माँ, और बाकायदा कुत्ते से शादी कराई जाती है उसकी। तो श्याम बाबू बहुत हंसने लग गए कि ब्रिलियंट है, बड़ा मजा आ जाएगा इसमें, सटायर भी है समाज में के लिए और ये मीनिंगफुल भी है और बड़ा ह्यूमरस है। तो ऐसे कई बार मजेदार किस्से हो जाते हैं किसी स्क्रिप्ट को लिखते समय। आपके पास तो किस्सों का एकदम भंडार है। जी जी, ये तो हम चाहे जितनी देर बैठे रहेंगे किस्से चलते रहेंगे। होंगे। अब आपने एक तड़का लगाया उसमें एक कमर्शियल फिल्म जैसा डबल रोल करके। जी जी जी। लेकिन अब हम एक तड़का लगा देते हैं, एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करते हैं। जी जरूर जरूर। तो तैयार है आप? बिल्कुल तैयार हूँ। जल्दी जल्दी आंसर दे रहे होंगे। जी जी जी। ठीक है। बिहार में इस बार किसकी सरकार? तेजस्वी यादव। बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। यूएस इंडिया रिलेशन? नॉट वेरी क्लियर। 100 करोड़ क्लब? वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट दिस 100 करोड़ क्लब। करण जौहर? इज वेरी गुड पर्सन, ह्यूमन बीइंग और वेरी बैड फिल्म मेकर। एकता कपूर? सच ए नाइस ह्यूमन बीइंग और मेरी उनसे अच्छी पहचान है, अच्छी दोस्ती है। और पहली बार जब पर अब रैपिड वाला है तो मैं इसमें कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मेरी उनसे अच्छी मुलाकात है और बहुत क्रिएटिव हैं। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने टेलीविज़न को स्त्री प्रधान बनाया, हीरोइन ओरिएंटेड बनाया। मेरा तो रैपिड फायर में क्वेश्चन ही नेक्स्ट है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी 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 हाँ, तो उन्होंने स्त्री प्रधान बनाया, सास भी कभी बहू थी और भी सीरियल। और जहाँ पुरुषवादी सिनेमा था वहाँ स्त्रीवादी टेलीविज़न करने का योगदान एकता कपूर का है। खेल गए आप इस वाले सवाल पर। जी जी। अब ये पुरुषवादी समाज की अब आपने बात कही और साथ में सिनेमा भी पुरुषवादी, तो आपको ऐसे कौन से, आपने खुद अपनी आंखों से ऐसे कोई किस्से देखे हैं या आपने महसूस किया है इंडियन सिनेमा में, बॉलीवुड में, इस तरह का कोई किस्सा बताइए जहाँ पे ये हावी हो जाते हैं? जी देखिए हर जगह है वो, क्योंकि यहाँ हीरो इम्पोर्टेंस रखता है सिनेमा में। लेकिन अब तो बदल रही है ये सोच। अब बदल रही है धीरे धीरे। अदरवाइज आप पुराने समय से लेके अभी तक देखेंगे तो हीरो अभी भी 90% फिल्में हीरो प्रधान है, 10% में ही अब लड़कियों की तरफ ध्यान जा रहा है। तो ये अच्छा, लिखने वाले पुरुष, सोचने वाले पुरुष, डायरेक्टर पुरुष, एक्टर पुरुष, हीरो स्टार पुरुष, तो सब मिला के पुरुष 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 हो जाता है। और इससे अब लड़कियां आ रही हैं डायरेक्शन में, मेघना गुल जा रहे हैं और भी लोग हैं, ये बड़ा अच्छा डायरेक्शन कर रही हैं। तो अब लड़कियां आ रही हैं डायरेक्शन में, राइटिंग में बहुत अच्छी राइटिंग कर रही हैं लड़कियां। तो अब चेंज होने की उम्मीद है, बन रही। और लड़कियां और आज की लड़कियां हैं जो, वो अवेयर हैं इससे कि हमको इसको चुनौती देना है। और कौन से आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसी कोई आपको लगती हो जिसने ये इमेज तोड़ी हो? स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, इन लोगों ने औरत के परंपरागत छवि को तोड़ने का काम बहुत अच्छा किया है। और आजकल अगर आज के दौर की बात करें तो दिया मिर्ज़ा, जो एक चैलेंजिंग रोल करती रही हैं हमेशा। फिर सान्या का भी नाम लूँगा मैं, वो भी बहुत ही अलग कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में और वो भी इन चीज़ों को समझती हैं कि कैसे इस तंत्र को तोड़ना है। दंगल से आई थी वो, दंगल उनकी पहली फिल्म थी सान्या की ना, तो लड़कियों वाली फिल्म थी वो। आपकी लेकिन कैसे एंट्री हुई लिखने में? ये सवाल शायद मुझे सबसे पहले
पूछना चाहिए था, लेकिन ना इतने इंटरेस्टिंग आप किस्से बता रहे थे, जी जी तो ये सवाल कहीं पीछे रह गया। कैसी एंट्री हुई आपकी जी जी फिल्म लिखने में, लेखन में जी और जी लिटरेचर में, साहित्य में, कैसे एंट्री हुई? हमारी जो फैमिली थी उसमें माता पिता, माँ तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, चौथी पास थी, पर रामायण पढ़ती थी, अखबार रोज पढ़ती थी। और मेरे पिताजी भी लिखते पढ़ते थे। और मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर राजेंद्र मिश्र क्रिटिक थे हिंदी में, तो उनके वजह से मुझे लिटरेचर का शौक चढ़ा। और हमारे पड़ोस में विनोद कुमार शुक्ल रहते थे, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला अभी, तो उससे मुझे लिखने का वो हुआ। और अखबारों में लिखता था मैं, व्यंग लिखता था मैं, हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी, इनके साथ मेरे अच्छे संबंध थे, तो मैं सटायर लिखता था। फिर वो लिखने का मेरे अंदर शौक आ गया। फिर जब बम्बई आया मैं, फिर मैंने NSD में रहा, तो मैंने प्लेज लिखे। प्लेज लिखने के बाद बम्बई आ गया। जब बम्बई आ गया तो मैंने देखा कि राइटर बनना ज़्यादा इजी है, राइटर्स की कमी है मुंबई में। बाकी एक्टर बहुत हैं, डायरेक्टर बहुत हैं, राइटर नहीं है। तो मैंने ये प्रोफेशन चुना। मैं कहा डायरेक्टर तो मैं बाद में बन सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगातार राइटिंग का काम मिलने लगा, तो डायरेक्शन कैसे होगा? तो छूट गया मेरा। और अभी भी जब भी मैं सोचता हूँ अब मुझे नहीं करना है राइटिंग और डायरेक्शन में जाना है, उसी समय मुझे कोई इतना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लिखने के लिए आ जाता है कि मैं, तो कौन सी फिल्म, ऐसा नहीं हो सकता कि राइटर भी आप और डायरेक्टर भी आप? कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि नहीं कोई और ऑफर आ जाता है ना बड़ा, कि यार ये लिख दीजिए, ये वेब सीरीज लिख दीजिए ना प्लीज। अभी मेरी एक बातचीत चल रही वेब सीरीज के लिए। वेब सीरीज का इनफैक्ट हम बात करेंगे, OTT प्लेटफॉर्म्स ने कितना बदल दिया है, काफी बदला है, काफी बदला है, काफी प्रोफेशनल हो गया है। एक तो पहले देसी, जैसे बैंक के आने के पहले जो कर्ज का लेन देन वगैरह साहूकार लोग करते थे ना, और बाद में बैंक आ गया तो सिस्टमेटिक हो गई चीजें, वैसे ही OTT के आने से अब कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्रॉपर, वकील की एंट्री हो गई है, अब एक एडवोकेट होता है हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से, तो पैसे आपके डूबते नहीं हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है सेफ हो गया है, और काम भी ज्यादा हो गया, काम भी ज्यादा हो गया, तो बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन क्या कंटेंट की क्वालिटी वैसी हुई? होती है, मालगुडी डेज जैसे थे, देखिए जैसा था। अमरावती की कथाएं एक बड़ा खूबसूरत सीरियल है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब देखिएगा उसको। श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया और मैंने लिखा है उसको, स्क्रीन प्ले डाला, वो भी मालगुडी जैसा ही है सेम, और यूट्यूब में है वो। पर आज जो काम हो रहा है उसको आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कि उतना अच्छा हो रहा है, पर बीच में अच्छा काम होता है, अच्छा हाँ होता रहता है। तो टॉप 5 आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, आपको जो बहुत पसंद है, भले वो आपके लिखे हुए हों या अलग से कोई हो OTT पर, आपके कौन से टॉप 5 रिकमेंडेशंस हैं? OTT में अगर फिल्म के लिए अगर आप कहें तो मैं फिल्म ज़्यादा पसंद करता हूँ देखना, और अभी मुझे 2 चीज़ों ने बहुत इम्प्रेस किया है, तो वही 2 चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं जो OTT की नहीं है, शायद OTT में आ जाएंगी। एक तो इसकी फिल्म है अरण्य सहाय की, ह्यूमंस इन द लूप, कमाल की फिल्म है, और 12 दिन की शूटिंग है, छोटा कंटेंट है, झारखंड की कहानी है, टाइटल इंग्लिश में है पर वो झारखंड की कहानी है। और फिर होम बाउंड्स, नीरज घेवान की, जिसकी पूरी चर्चा है दुनिया में, और इसकी भी बड़ी चर्चा है, ह्यूमंस इन द लूप भी दुनिया में घूम रही है। तो ये छोटे छोटे काम हैं पर बड़े खूबसूरत काम हैं जो मुझे पसंद आते हैं। और बाकी टेलीविज़न में वेब सीरीज़ आती रहती हैं बहुत सारी, तमाम आजकल मिर्ज़ापुर, और ये वो गाली गलौज से भरा हुआ रहता है, जो आपको पसंद नहीं है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको अननेसेसरली गाली नहीं होना चाहिए, बेकार में गाली नहीं होना चाहिए। कोई ठीक है, हम सब गाली देते हैं, गाली देना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, पर हम अनावश्यक गाली नहीं देते कि हम कभी भी किसी को गाली देने लगे, ऐसा थोड़ी होता। अब आप बहुत सारी फिल्म देखिए जिसमें कितनी बेकार में गाली दी जा रही है, एक आदमी गाली देने लगे तो सारे एक्टर गाली देने लगते हैं, तो ये बेजा इस्तेमाल है। वैसे मैं वायलेंस को पसंद नहीं करता सिनेमा में, इतना ज़्यादा वायलेंस। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मिरर है ना सोसाइटी का भी। नहीं, ऐसा नहीं है जो आप सिनेमा में दिखाते, कहते हैं जिंदगी में ऐसा होता है, जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। जिंदगी इतनी वायलेंट नहीं हुई है, आप उसको वायलेंट बना रहे हैं। हमारे अच्छे दोस्त हैं श्याम कौशल, विकी कौशल के पापा, तो वो एक्शन डायरेक्टर हैं बहुत बड़े सिनेमा जगत में।
तो मैंने अभी उनका एक इंटरव्यू किया। तो मैं कहा कि आप मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या ख्याल आता है आपके दिमाग में? कि जो लोग मॉर्निंग में लोग अमूमन जो उठते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। मैं उठता हूँ तो सोचता हूँ कि आज किसको कैसे मारना है। तो ये मारने के नए नए तरीके सोचना पड़ता है हमको। और फिल्मों के जरिए अगर आप वायलेंस दिखा रहे हैं तो दर्शकों का दिमाग, अगर आप 20 वायलेंस की फिल्म देखने लग जाएंगी तो आपके लिए मर्डर करना आसान हो जाएगा। इजी हो जाता है उनको मैनिपुलेट आपकी कर साइकोलॉजी वैसी बना देते हैं ना वो। तो उससे थोड़ा बचना, जब तक कि वायलेंस बहुत जरूरी ना हो और उसका इम्पैक्ट वायलेंट ना हो दर्शक के दिमाग में। अब कटहल में भी मारपीट का सीन है एक, पर वो सब्जियों से, लौकी से, कद्दू से, आलू से, प्याज से, टमाटर से, तो वो वायलेंस नहीं क्रिएट करता, वो ह्यूमर क्रिएट करता। तो वायलेंस से, मेरी नज़र से वायलेंस से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आज आपने प्राइम पॉडकास्ट पर हमें अपना इतना समय दिया और इतने मज़ेदार किस्से सुनाए। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आज एक नेशनल अवार्ड नहीं, आगे और भी आपको ऐसे ही नेशनल अवार्ड मिले। अभी तो कटहल के लिए मिला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम न्यूज़, धन्यवाद आपके टेक्नीशियंस, और विभा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ काम करने का और मैं बात कर सका आप लोगों से। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू सो मच।